नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मैं आज एक राजनीतिक विश्लेषण लेकर आया हूं। मित्रों, अभी राजनीतिक क्षेत्र में एक तहलका मचा देने वाला नाम है, 3 नाम एक जगह, यानी कि रवि बालेन कुलमान की एकता, ऑर्गेनिक आंदोलन या सुनियोजित राजनीतिक नाटक, जेनजी सत्ता प्रतीक और पर्दे के पीछे की शक्तियां। मैं इस पर आज बात करूंगा। मित्रों, रवि बालेन कुलमान और पर्दे के पीछे सुदन गुरुंग हैं, जो एक नई राजनीति सामने पेश कर रहे हैं। अब ये राजनीति है या सबसे बड़ा राजनीतिक नाटक, यह तो वक्त बतलाएगा। आपको बता दें कि भाद्र 23 की दोपहर से जो खेला शुरू हुआ, आज भी अगर कोई उसे ऑर्गेनिक मूवमेंट मानता है तो सच मानिए वह या तो बेहद भोला भाला है या फिर जानबूझकर अंधा, क्योंकि आज नाटक पूरा हो चुका है। अभिनेता सामने है, खलनायक बेनकाब हो गए हैं, दर्शक समझ चुके हैं और निर्देशक भी अब छिपा नहीं है। मित्रों, शहीद, जेनजी और सियासत। भाद्र 23-24 सड़क पर खून बह रहा था। कुछ युवा शहीद हो गए, कुछ को जिंदा रहते शहीद बना दिया गया, और उसी समय कुछ अच्छे बुजुर्ग सरकार में शामिल होकर हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। सवाल सीधा है, क्या शहीदों का सम्मान सिर्फ भावनात्मक नारों के लिए था या किसी और की राजनीति के लिए? नाटक की परतें। आइए हम समझते हैं कि आज इस राजनीतिक रंगमंच में अभिनेता भी दिख रहे हैं, खलनायक भी, दर्शक भी, और वे निर्दोष लेकिन मूर्ख पात्र भी, जिन्हें लगा था कि वे इतिहास लिख रहे हैं, जबकि वे सिर्फ किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। और यही होता है जब आंदोलन जनता का नहीं, डिजाइन किया हुआ होता है। तब आपको महाराजा बालेंद्र का अमूर्त उद्घोष और प्रतीकों की राजनीति। अब हम बात करते हैं राजा बालेंद्र की। मो देश हासे को हेरना चाहूं। देखिए कितना बड़ा महान वाणी ये बोल रहे हैं। मो देश हासे को हेरना चाहूं। वाह, एक लाइन और भावनाओं की बार, इतनी ताकतवर अमूर्त घोषणा कि इतिहास के शाहवंशीय क्रूर राजा भी पीछे छूट गए। लेकिन सवाल यह है, क्या देश भावनाओं से चलता है या संविधान से? बालेन साहब को इतना तो जरूर जानकारी होगी। 3 चेहरे, 3 एजेंडे, और जरा ध्यान से सुनिए। कुलमान घिसिंग, भ्रष्टाचार खत्म करने की प्रशासनिक भाषा। रवि लामेछाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक आक्रोश। बालेंद्र शाह, स्वेच्छाचारिता और मैं ही सही वाली राजनीति। 3 लोग, 3 रास्ते, 3 अलग अभ्यास। फिर सवाल उठता है, इन्हें एक ही फ्रेम में किसने रखा? यह बहुत बड़ी बात है। संसदीय लोकतंत्र पर हमला। अब सबसे खतरनाक बिंदु
प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पहले ही घोषित कर देना। हाँ, कई जगह होता है जहां पहले से चला आ रहा था, लेकिन नेपाल जैसे देश में ये कहां तक उचित है। संसदीय लोकतंत्र नहीं, व्यक्तिवादी राजनीति है। लोकतंत्र में फैसला संसदीय दल करता है, ना कि भीड़, ना सोशल मीडिया, ना ही कोई मसीहा। और सच्चाई यह है, नेपाल में इस प्रयोग का कोई अच्छा अनुभव भी नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री पद की घोषणा कर दी गई है कि अब हम प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। ये देखिए कितनी चीप राजनीतिक हथगंडा अपनाया जा रहा है, जनता को भूल भुलैया में रखा जा रहा है। कुलमान को क्यों जोड़ा गया लास्ट आवर में? आखिर दो लोग तो मिल ही चुके थे, फिर क्यों छटपटाहट हुई कि कुलमान को भी लाया जाए? अब असली रहस्य रवि और बालेन का एकीकरण जब लगभग तय था, तो अचानक कुलमान घिसिंग को भी जोड़ने की कोशिश क्यों हुई? वह भी किसके द्वारा? डिस्कॉर्ड जेनजी और सूदन गुरुंग की अगुवाई में। वो क्या क्या बोल रहे थे, जैसे सूदन गुरुंग कहाँ के बादशाह हैं कि अब मैं इनको ला कर रहूँगा। वो यही बात समझने वाली है कि ये कहाँ से ये गाइडेड थे और कहाँ से वो मंत्र आया उस समय कि नहीं, इस तीन ठो को जोड़ना ही है अब। और सूदन गुरुंग इसके पीछे लग गए और कुलमान जी को भी लाए। तो इसका मतलब सूदन गुरुंग पर जो शंका है वह अब स्पष्ट हो गया है। उसमें अब कोई संदेह नहीं है कि सूदन गुरुंग कहाँ के हैं और कहाँ से हैं। सवाल उठता है कि सूदन को इतनी दिलचस्पी क्यों हुई? यह पहल कहाँ से संचालित हुई? किस शक्ति का हाथ इसके पीछे था? यह सब संयोग है? किसे फायदा हुआ? इस पूरे घटनाक्रम का कम से कम एक फायदा तो जरूर हुआ कि मधेसी पार्टियां समय पर चेत गई, पुरानी पार्टियां सतर्क हो गई। मधेसी पार्टियों में दो ध्रुव पर रहने वाले उपेंद्र यादव और महंत ठाकुर आखिर एक ही रात में एकीकरण का घोषणा करना पड़ा, एक ही कागज पर सिग्नेचर करके। आखिर इनको भी बुद्धि कैसे आई? चूंकि इनके पीछे भी जो लोग हैं वो भी समझ गए कि अब अगर हम नहीं मिलते हैं तो मधेश का वोट भी ये लोग ले लेगा। और एक ही बात है कि मधेश का वोट अपने हाथ में रखने के लिए मधेसी पार्टियों का एकीकरण होना तो जरूरी था ही। और मधेश ही एक ऐसा क्षेत्र है जो कि इन लोगों को, ये तीनों को और पुरानी पार्टियों को भी रोक सकता है। असली खतरा था या दिखाया गया, लेकिन सिस्टम अलर्ट हो गया इस तीनों का पार्टी का एकीकरण से। ये एक हद तक तो बहुत बड़ा फायदा भी हुआ पूरा सिस्टम के लिए, सभी पुरानी पार्टियों के लिए, कि अब पुरानी पार्टी भी सतर्क हो गए। ये भी जो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, इनको भी अब एक सीमा में आना पड़ा। और वो जेनजी का मांग हो चाहे जेनजी का सेंटीमेंट, इनको समझना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तो अब तंज कसना शुरू कर दिया। उनका तंज जो था सो सत्ता में प्रवेश, सत्ता में आने और सत्ता को पकड़ने का संदेश था। और तभी ओली साहब ने तंज कसा, यह सियाल, कुकड़ा और बाखड़ा का एकीकरण है। यानी कि रवि, बालेन और कुलमान को उन्होंने गीदड़, मुर्गा और बकरियों से तुलना कर दिया कि ये गीदड़, मुर्गा और बकरियों का एकीकरण है। ये वास्तविक एकीकरण नहीं है और ये जनता पर कुछ प्रभाव नहीं कर सकता।
यह मजाक नहीं था, यह सत्ता में आने का संकेत था। यह गठजोड़ असंगत है, ओली साहब ने बताया, यह अस्थायी है और यह अवसरवादी है, जो कि ओली साहब का आरोप था इन तीनों पार्टी पर। मित्रों, याद रखिए, हर भीड़ आंदोलन नहीं होती, हर नया चेहरा परिवर्तन नहीं लाता और हर भावनात्मक नारा लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। अगर यह एकता विचार संरचना और समावेशन में नहीं बदली तो यह भी इतिहास में दर्ज होगी एक और बड़ा राजनीतिक नाटक। अंतिम सवाल है जनता से, क्या यह सचमुच जनता का आंदोलन था? जो जेनजी आंदोलन हुआ वह क्या जनता का आंदोलन था? यह बहुत बड़ा प्रश्न चीज है। या जनता के नाम पर खेला गया अदृश्य शक्तियों का इसमें हाथ था? नेपाल का अब तक का सबसे चालाक राजनीतिक खेल तो नहीं था। सवाल पूछते रहे, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से ही जिंदा रहता है। यह स्पष्ट अब बता रहा है कि ये तीनों का मिलना क्या भाद्र 24 गते का जो उपद्रव हुआ और जो देश जलने लगा था, इसको भी बाद में चलकर छिपाने का साजिश तो नहीं है। आज ये लोग सभी को, ओली साहब को चाहे और को पकड़ना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, बात सही है, ठीक है, इनको जिम्मेवारी लेनी होगी। लेकिन 24 गते जो उपद्रव हुआ उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री लेंगे? अब प्रधानमंत्री सुशीला कार्की भी इससे उब चुके हैं, इससे ऊपर आ उठे हैं और वो बार बार इस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जेनजी है, जेनजी में अनेकों पार्टी है, कोई अलग मांग लेकर आता है, कोई अलग मांग लेकर आता है और सभी कहता है जो हम जेनजी हैं और हमको ये मांग पूरा करो। तो अब सुशीला कार्की क्या करेंगी? या सुशीला कार्की अब संतुष्ट हो गई हैं कि ये तीन ठो नेता और उन जो कहा जा रहा है सूदन गुरुंग कुछ हद तक सफल हो गए हैं इस तीनों को एकत्रित करवाने में, इसलिए सुशीला कार्की अब संतुष्ट हैं और अब आगे की ओर, निर्वाचन की ओर देख रहे हैं। मित्रों, निर्वाचन का दिन धीरे धीरे बहुत ही नज़दीक आ रहा है और उसी का परिणाम है कि ये सभी पार्टियां एकत्रित हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी एकत्रित हों, सभी चुनाव लड़ें और जीत कर आवे तो जो भावना अभी छिपी हुई थी जेनजी की, उस भावना के अनुसार काम करें। यही हमारी चाहना है और यही देश की चाहना है। मित्रों, आपने सुना, आपको कैसा लगा? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत करावें और हमारा YouTube चैनल हिमालयनी टीवी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।